हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। देखिए वंशागति और विविधता के सिद्धांत में इसके पहले भी हमने इसकी कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंडलिज्म। मेंडलवाद से संबंधित जो भी शब्दावली है, देखिए दोस्तों जो मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली है ना, ये इस चैप्टर की बेसिक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इस चैप्टर का बेस है। यदि आपसे मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली नहीं बन रही है मतलब आप चैप्टर 5 में आपको हर जगह तकलीफ आने वाली है। इसलिए सबसे पहले आपको मेंडलवाद से संबंधित जो भी शब्दावली है इसके एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। यदि आप मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इसके बाद आपको चैप्टर को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि बात करते हैं मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली की, इसमें सबसे पहला है क्या, संकेत, या जिसको हम बोलते हैं सिंबल्स। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संकेत मतलब किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए एक पर्टिकुलर संकेत की आवश्यकता होती है। तो मेंडलवाद में ही कुछ ऐसा है, मतलब मेंडलवाद से संबंधित जो भी नियम है उसमें ये कई सारे टर्म जो है यूज होंगे। तो इसमें कई सारे संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको हर एक संकेत का यानी हर एक सिंबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बेसिकली अनुवांशिकी के क्षेत्र में, तो देखिए अनुवांशिकी में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः प्रभावी लक्षण को उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी लक्षण को उसी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज तो यही है, आपको यहाँ पे बिल्कुल समझना है बेसिक से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक लक्षण है पौधे का। अब जैसे मान लीजिए पौधे का कोई भी लक्षण है, जैसे मान लीजिए प्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण में आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लक्षण है ये, तो लक्षण में से दो ही लक्षण होंगे, एक लक्षण तो प्रभावी होगा और दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा अप्रभावी। दूसरा कैसा होगा, अप्रभावी। तो आपको यहां पे देखना है कि जो प्रभावी लक्षण होता है ना, जैसे मान लीजिए पौधे का कोई लक्षण है कि पौधा क्या है, लंबा है। अब पौधे की लंबाई के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो लंबाई या लंबे, तो लंबे पौधे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं टाल, TALL। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लंबे पौधे को टाल कहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको टाल। तो प्रभावी लक्षण के लिए जैसे मान लीजिए प्रभावी लक्षण यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए पौधा क्या है, लंबा है, तो लंबाई क्या है, इसका लक्षण है। और प्रभावी लक्षण है मतलब यहाँ पे मान लीजिए जो लक्षण है वो कैसा है, प्रभावी है। तो प्रभावी लक्षण को चूंकि यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई को कहते हैं टाल, तो टाल का कैपिटल लेटर से यहाँ प्रभावी लक्षण के लिए जो दोनों कारक या एलील होंगे वो किससे दर्शाएंगे, हम कैपिटल T से दर्शाएंगे। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको उसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे कोई हमारे पास एक लक्षण है लंबाई, तो लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में टाल। तो टाल में कैपिटल T है यहाँ पे, तो कैपिटल T किसका हो जाएगा, लंबाई के लिए हो जाएगा संकेत। तो यहाँ पे पौधा यदि लंबा है तो उसके लिए कैपिटल T हो गया। और यदि अप्रभावी लक्षण मतलब इसका विपरीत लक्षण, तो मान लीजिए ये इधर लंबा पौधा है और इधर मान लीजिए पौधा कैसा, जो अप्रभावी पौधा है वो कौन सा पौधा है, बौना पौधा। तो यहाँ पे है जो बौना पौधा है वो कैसा है, अप्रभावी है। तो बौने पौधे के लिए अब हम यहाँ पे संकेत क्या यूज करेंगे, जो लंबे पौधे के लिए हम संकेत करते हैं, संकेत व्यक्त करते हैं, उसी के स्मॉल लेटर से हम उसके विपरीत या विरोधी लक्षण को भी व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए लंबे पौधे को कैपिटल T से, तो उसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है, बौने पौधा। तो बौने पौधा के लिए हम स्मॉल t यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो यहां पे आपको देखना है कि जो प्रायः प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण को उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी लक्षण को उसी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी जैसा कि हमने अभी आपको समझाया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ऊंचाई के अनुसार यदि हम बात करें तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लंबे पौधे होंगे और दूसरे बौने पौधे जिसको कि हम ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। देखिए इसमें यदि हम लंबाई वाले पौधे के लक्षण को देखें तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं टाल। तो टाल का प्रथम बड़ा अक्षर क्या है, कैपिटल T। तो टाल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे, मतलब लंबे पौधे को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो बौना पौधा है तो उसको उसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। मतलब लंबे पौधे का चूंकि बौना पौधा क्या है, उल्टा है, तो लंबे पौधे के लिए कैपिटल T यदि यूज कर रहे हैं तो बौने पौधे के लिए हम उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उसका स्मॉल लेटर से। तो
कैपिटल टी यहाँ पे बड़े अक्षर है, बड़ा अक्षर क्या है यहाँ पे कैपिटल टी है, मतलब लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी यदि यूज कर रहे हैं, तो बौने पौधों के लिए क्या करेंगे हम स्मॉल लेटर वर्ड यूज करेंगे, यानी स्मॉल टी यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो मेंडलवाद से संबंधित आपको यह चीज देखना है कि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले चीज आपने क्या देखी कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण को व्यक्त कैसे करते हैं और किन संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, समझना है ये चीज आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिसकी मीनिंग आपको समझनी है। सबसे पहले P1 तथा P2 दिया है। P1 P2 का मतलब होता है पैतृक पीढ़ी के पौधों के लिए। तो पैतृक पीढ़ी यानी कि जो जनक पौधे होते हैं उनके लिए P1 तथा P2 का यूज किया जाता है। मान लीजिए दो जनक पौधे हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लंबे पौधे के लिए जैसे P1 कह दिया गया और बौने पौधे के लिए P2। तो जो जनक पौधे दो होंगे उनके लिए हम P1 P2 वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद देखिए F1 पीढ़ी, F1 हम बोलते हैं प्रथम पुत्री पीढ़ी को। किसको बोलते हैं? F1 का यदि मतलब पूछे तो F1 किसका संकेत होता है? यह प्रथम पुत्री पीढ़ी का संकेत होता है, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन का होता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है कि जो F1 होता है, F1 मतलब होता है प्रथम पुत्री पीढ़ी, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यह चीज आपको याद रखनी है। देखिए दो पैतृक जनकों के संकरण से जो प्राप्त पीढ़ी होती है ना, वो F1 पीढ़ी कहलाती है। यह चीज आपको याद रखना है कि दो पैतृक जनक मतलब आपस में जब दो जनक में संकरण होगा उससे जो प्राप्त पीढ़ी होगी ना, वही तो कहलाएगी F1 पीढ़ी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैपिटल टी लिया है। अब कैपिटल टी का जब हमने क्रॉस या संकरण कराया किसके साथ, स्मॉल टी के साथ कराया, तो यहाँ पे जो आपस में यहाँ पे जो पीढ़ी प्राप्त होगी ना, वही तो है F1 पीढ़ी। तो यहाँ पे अब F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो F1 होता है वो प्रथम पुत्री पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक यहाँ पे सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्रॉस का सिंबल। ये क्रॉस का सिंबल होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है क्रॉस या संकरण। तो दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाए जाने का संकेत को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ये आपको जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो ना, उसी तरह आपको गुणे का चिन्ह यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दो जनकों के मध्य जब हम क्रॉस या संकरण करवाते हैं तो उसके लिए ये चिन्ह जो है प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए एक सिंबल और आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको गोलाकार संरचना, इसके ऊपर आपको यहाँ पे एरो जैसी संरचना दिखाई दे रही है गोलाकार संरचना के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं पिता अथवा नर, मतलब मेल के लिए जो संकेत होगा यहाँ पे मेंडलवाद से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है उसमें यदि इस प्रकार का आपको कहीं पर भी सिंबल नजर आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेल यानी कि पिता। तो मेल या नर कह सकते हो आप। तो मुख्य रूप से ये मेल या पिता को व्यक्त करता है। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट मेल, यहाँ पे मेल तो हो गया। अब फीमेल के लिए यदि हम देखें तो माता या मादा के लिए यदि हम देखें तो आपको गोलाकार संरचना नजर आएगी और उसके नीचे आपको यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा भी नजर आएगा साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी भी मादा या माता के लिए संकेत होता है। इसके बाद यदि F2 पीढ़ी की आप बात करते हो तो F2 पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? F2 को हम कहते हैं द्वितीय पुत्री पीढ़ी। देखिए जो आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं स्टार्टिंग में तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, लेकिन जब उसमें पुनः स्वसंकरण कराते हैं उसके फलस्वरूप जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम F2 पीढ़ी या द्वितीय पुत्री पीढ़ी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हमने कैपिटल टी का क्रॉस कराया किसके साथ? स्मॉल टी के साथ, मतलब लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। अब जब यहाँ पे जब हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब इसके बाद यदि हम इसमें पुनः आपस में इसमें स्वनिषेचन कराएं या पुनः आपस में हम स्वसंकरण यदि कराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त पीढ़ी होगी वो F2 पीढ़ी कहलाती है, यानी कि द्वितीय पुत्री पीढ़ी कहलाती है। चलिए इसके बाद सिंबल तो खत्म हो चुका। सिंबल के बाद जो दूसरा लक्षण है मेंडलवाद से संबंधित टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का, वो है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर इसको कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और अप्रभावी लक्षण को हम क्या कहते हैं? रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण क्या कहलाते हैं। तो देखिए F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले जितने भी लक्षण होते हैं वो सभी के सभी प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होंगे वो कैसे कहलाएंगे?
वो हमेशा आपको याद रखना है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्रॉस कराया, यहाँ पे मान लीजिए आप क्रॉस कराते हैं किसमें, यदि आप कैपिटल टी में क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल टी से, तो आपस में यहाँ पे जो पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, एक तो कैपिटल टी आएगा और एक तो स्मॉल टी। मतलब F1 पीढ़ी में यहाँ पे लंबे पौधों का क्रॉस मान लीजिए यदि आप बौने पौधे से कराते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है इसमें हमेशा लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। लंबे पौधे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि लंबे पौधे यहाँ पे क्या है, लंबे पौधे यहाँ पे क्या है, ज्यादा प्रभावी हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि हम दो जनकों के मध्य आपस में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले लक्षण आपको ध्यान में रखना है कि प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण छिप जाते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पुत्री पौधों में जब हम पुनः स्वसंकरण कराएंगे तो F2 पीढ़ी में ये जो छिपे लक्षण है ना ये पुनः नजर आने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो भी साथ में रहते हैं लेकिन छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले लक्षण आपको याद रखना है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं मतलब छिप जाते हैं, ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। यहाँ पे आपको याद रखना है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। जितने की जितने टर्मिनोलॉजी है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं छोड़नी है। समयुग्मजी व विषमयुग्मजी जिसको हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कहते हैं। देखिए समयुग्मजी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समयुग्मजी मतलब जो युग्मक होंगे ना, युग्मक हमेशा कैसे होंगे, सम होंगे मतलब एक समान होंगे। तो यदि युग्मक समान है आपस में तो वो समयुग्मजी अवस्था कहलाएगी, और यदि युग्मक आपस में असमान है मतलब वह विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यदि किसी पौधे या जंतु के या जंतु में कह सकते हो आप, तो किसी भी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक या एलील या आप कह सकते हो जीन एक समान यदि हो तो यह अवस्था समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे किसी भी समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे की यदि क्रॉस जो है वो समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से यदि हम कराते हैं तो यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडीशन है। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास समयुग्मजी की यदि बात करते हैं, यदि हम समयुग्मजी की बात करें, समयुग्मजी की, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, एक लक्षण है। लक्षण क्या है कि पौधा मान लीजिए कैसा है, लंबा है। पौधा क्या है, लंबा। लंबे को हम क्या बोलते हैं, लंबे को बोलते हैं हम टाल। तो पौधा यहाँ पे क्या है, लंबा है। तो लंबाई पौधे की क्या है, यहाँ पे लक्षण है। लेकिन यहाँ पे समयुग्मजी देखना है। समयुग्मजी का मतलब है कि किसी एक लक्षण के लिए, तो वो लक्षण चाहे किसी एनिमल का हो या किसी प्लांट का हो। जैसे ये लंबाई जो है तो हम पौधे की ले रहे हैं, तो यहाँ पे पौधा कैसा है, लंबा है। तो ये पौधे का क्या है, एक लक्षण हो गया कि पौधा कैसा है, लंबा है आकार में। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इस लक्षण के लिए मतलब इस लंबाई के लिए हम जो दोनों जीन लेंगे, जैसे मान लीजिए हम दो जीन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो दो जीन लेंगे मतलब लंबाई के लिए हम यहाँ पे जो दो जीन लेंगे वो दोनों के दोनों जो जीन हैं यदि वो कैसे हैं, एक समान हैं। इन जीन को आप क्या कह सकते हो, कारक या एलील भी कह सकते हो। तो किसी भी पौधे या जंतुओं के किसी एक लक्षण के लिए यदि पाए जाने वाले दो कारक या एलील या जीन यदि आपस में समान हैं, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी ही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। लेकिन विषमयुग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस में क्या हो जाएगा, विषमयुग्मजी में आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि विषमयुग्मजी में क्या हो जाता है कि जैसे आपका एक कैपिटल टी रहेगा और एक यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल टी। मतलब आपस में किसी एक लक्षण के लिए, यानी विषमयुग्मजी में क्या कहलाया जाएगा कि लक्षण तो हमारे पास एक ही है,
लक्षण क्या है, पौधे की लंबाई है। तो पौधे की लंबाई को हम कैपिटल टी दोनों जीन जो हम ले रहे हैं वो कैपिटल टी मतलब प्रभावी जीन। लेकिन जब विषम युग्मजीवी में हम जाएंगे तो विषम युग्मजीवी में तो जो दोनों युग्मक हैं वो कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक तो कैपिटल टी हो जाएगा और एक कैसा हो जाएगा, स्मॉल टी। मतलब एक कारक या जीन कैसा है, कैपिटल टी है, और एक कैसा है, स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे लक्षण तो एक ही है कि पौधा क्या है, लंबा है। लेकिन एक बार यहाँ पे हमने कैपिटल टी लिया है, मतलब क्या है यहाँ पे कि पौधा कैसा है, समयुग्मजी है, समयुग्मजी लाल पुष्प है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं लंबाई के अकॉर्डिंग, तो चूंकि यहाँ पे हमने लक्षण तो लंबाई लिया है, तो यहाँ पे पौधा कैसा है, लंबा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लंबाई के लिए हमने जब समयुग्मजी लक्षण लिया है तो कैपिटल टी लिया है। मतलब समयुग्मजी लाल पुष्प के लिए जब हमने जो दोनों जीन लिए हैं वो कैसे हैं, समान है, कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। लेकिन जब हमने विषम युग्मजी के लिए जो दोनों जीन लिए हैं उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे जो दोनों जीन हैं वो कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं। मतलब दोनों युग्मक कैसे हैं, अलग अलग हैं, विषम प्रकार के हैं। लेकिन समयुग्मजी में क्या होते हैं, दोनों कारक एलील या जीन आप कह सकते हो, ये सभी कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो वही चीज आपको यहां पे दर्शाया गया कि समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि यदि किसी पौधे या जंतु के किसी एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले जो दोनों कारक या एलील या जीन जो होंगे वो समान होंगे, और यदि आपस में जीन समान है दोनों, तो इस अवस्था को हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब यहां पे आपको देखना है कि जैसे हमने आपको पहले ही समझा दिया कि समयुग्मजी लाल पुष्प है, मान लीजिए, तो लाल पुष्प के लिए हमने कैपिटल आर लिया है। तो यहाँ पे जो दोनों जीन है कैपिटल आर ये लाल पुष्प के लिए हैं, तो ये दोनों जीन भी समान है। लेकिन सफेद पुष्प वालों के लिए जो हमने लिया है, तो सफेद पुष्प मान लीजिए, क्योंकि एक तो हम विपरीत या विरोधी लक्षण भी लेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे समयुग्मजी लाल पुष्प है तो उसके लिए जो दोनों जीन है वो कैसे हैं, कैपिटल आर। उसी प्रकार यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो सफेद पुष्प वाले पौधे हैं उसके लिए भी यदि आप समयुग्मजी देखोगे ना तो वो भी कैसे होंगे, स्मॉल आर होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं विषम युग्मजी की। तो विषम युग्मजी की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे आपको देखना है कि यदि किसी पौधे या जंतु में किसी एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों जो कारक या एलील या जो जीन होते हैं वो असमान यदि होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विषम युग्मजी। समयुग्मजी के लिए मतलब जो हम दोनों जीन लेंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे, और विषम युग्मजी के लिए जो हम दोनों जीन लेंगे वो कैसे होंगे, असमान होंगे। तो यदि जीन या कारक आपस में विषम युग्मजी हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजाइगस हैं। और यदि आपस में किसी भी लक्षण के लिए जो दोनों जीन उपस्थित हैं यदि वो समान हैं तो वो समयुग्मजी कहलाएंगे। ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजी में एक और शब्द है लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए लक्षण प्ररूप और दूसरा क्या है, जीन प्ररूप, जिसको हम इंग्लिश के अंदर फिनोटाइप कहते हैं और जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्ररूप को हम जीनोटाइप कहते हैं और लक्षण प्ररूप को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी पर्टिकुलर जीव की जो बाह्य आकार की होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो बाह्य रूप होता है, जो बाहरी रंग रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप अथवा फिनोटाइप कहते हैं। मतलब जो फिनोटाइप है वो किसी भी पौधे या किसी भी जंतु के बाह्य आकार या बाह्य रूप को व्यक्त करता है। यहाँ पे जैसे आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी जैसे लक्षण है। अब यहाँ पे लक्षण जैसे क्या है, अब लक्षण मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका आपको यहां से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लक्षण प्ररूप का मतलब क्या होता है, यदि हम लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो लक्षण प्ररूप का मतलब होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का संबंध होता है किसी भी पौधे या जंतु, मान लीजिए कोई भी, यदि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी क्या हो, चाहे कोई भी वो प्लांट हो, तो एनिमल व प्लांट में आपको क्या देखना है कि जैसे एनिमल का बाह्य आकार कैसा है, मान लीजिए देखने में जो एनिमल है उसका कलर कैसा है, मान लीजिए रेड कलर का है, तो कलर उसका कैसा हो गया, रेड। प्लांट कोई है, प्लांट यदि मान लीजिए कैसा है देखने में, ब्लैक, तो ये भी क्या है, पौधे का लक्षण है कि पौधा किस कलर का है, ब्लैक कलर का। एनिमल का भी लक्षण क्या है, यहाँ पे एक लक्षण क्या है कि एनिमल कैसा है, रेड कलर का है। तो जो बाह्य आकार है ना, आकार कैसा है, किसी भी पौधे या एनिमल का आकार कैसा है, मतलब उसकी आकार की कैसी है, और साथ ही साथ उसका बाह्य रूप कैसा है, मतलब पौधा लंबा है कि छोटा है, ये कंडीशन भी यहाँ पे देखी जाएगी। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि जो पौधे या जंतु के
जो बाहरी रंग रूप होता है या जो बाहरी आकार रूप होता है, ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी भी जीव की यदि बाह्य आकार की या बाह्य रूप को ही हम क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप किसी भी पौधे या एनिमल के बाह्य रंग रूप या बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं, एक चीज और है यहाँ पे लक्षण प्ररूप से संबंधित कि जो लक्षण प्ररूप होते हैं अथवा फिनोटाइप का जो पौधा होता है, तो फिनोटाइप का पौधे की समयुग्मजीय अथवा विषमयुग्मजीय अवस्था में कोई संबंध नहीं होता है। मतलब क्या यहाँ पे कि लक्षण प्ररूप का किसी भी पौधे के, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो लक्षण प्ररूपी लक्षण होते हैं इनका किसी भी प्रकार से समयुग्मजीय या विषमयुग्मजीय से कोई भी संबंध नहीं होता है। देखिए इसके बाद आपको देखना है कि जो जीन प्ररूप होता है, जीन प्ररूप या इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जीन प्ररूप किसी भी जीव की जीन संरचना को व्यक्त करता है। मतलब जीन प्ररूप जो है किसी भी जीन की संरचना को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीन है या हम ये कह सकते हैं कोई भी लक्षण है। जैसे मान लीजिए लक्षण क्या है कि मान लीजिए पुष्प है, कोई किसी भी पौधे का पुष्प है और पुष्प कैसा है? रेड कलर का है। तो पुष्प के लिए जो दोनों जीन लेंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल आर होंगे। तो यदि यहाँ पे हम कोई भी लक्षण ले रहे हैं किसके लिए? पुष्प के लिए। तो पुष्प के लिए यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी लक्षण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पुष्प कैसा है? रेड कलर का है। तो रेड कलर का जो हमने पुष्प लिया है इसके लिए हम दो जीन लेंगे। तो दोनों जीनों में से एक तो हमारा क्या है? कैपिटल आर है और दूसरा भी क्या है? कैपिटल आर है। इसको हम कैपिटल आर से ही प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुष्प कैसा यहाँ पे? रेड है। तो रेड का स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल लेटर क्या है? आर है। इसलिए हम आर, या हम ये कह सकते हैं कि लाल पुष्प को हम किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल आर और कैपिटल आर से। तो यहाँ पे जो हमने जीन लिया है, तो यहाँ पे हमने दो जीन लिया है। दो जीन कैसे लिया है हमने? कैपिटल आर। मतलब यहाँ पे हमने समयुग्मजीय जीन लिया है। तो जीन यहाँ पे समयुग्मजीय भी हो सकते हैं और विषमयुग्मजीय भी हो सकते हैं, लेकिन वो अंतर कब पड़ेगा? F1 पीढ़ी में। क्योंकि F1 पीढ़ी में जो जनरेशन प्राप्त होते हैं ना, वहां पे विषमयुग्मजीय जीन प्राप्त होते हैं। समयुग्मजीय चूंकि जब हम कोई भी जनक या संतानों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उसके लिए जो आपस में हम जीन लेते हैं वो कैसे होते हैं? समयुग्मजीय होते हैं। मतलब जो दोनों जीन हम लेंगे वो कैसे होंगे? समयुग्मजीय होंगे, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। इसके बाद आपको क्या देखना है कि जीन प्ररूप ही तो हमने आपको बताया कि जीन प्ररूप किसी भी जीव की संरचना को व्यक्त करती है या संगठन को व्यक्त करता है। मतलब किसी भी लक्षण के लिए हमने कितने जीन लिया है और वो जीन समयुग्मजीय हैं या विषमयुग्मजीय हैं, जीन प्ररूप का खाली जो है इसी को व्यक्त करता है। मतलब जीन प्ररूप का काम क्या है? जीनों की संरचना या संगठन को व्यक्त करना। तो जीनों के लिए हमने जो जीन लिया है लक्षणों के लिए वो कैसे हैं? समयुग्मजीय हैं या कि विषमयुग्मजीय हैं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जीन प्ररूप का मतलब आपको समझना है। तो किसी भी जीन प्ररूप अथवा जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीव या जीन की संरचना। मतलब किसी भी जीव की जो संरचना होती है या संगठन होती है वही क्या कहलाती है? जीन प्ररूप कहलाती है। तथा इस लक्षण को जीन प्ररूपी लक्षण कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण को हम क्या कहेंगे? जीन प्ररूपी लक्षण कहेंगे। और जीन प्ररूप का पौधे की बाह्य आकार की से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे किसी भी लक्षण प्ररूप का जीन की संरचना यानी कि समयुग्मजीय या विषमयुग्मजीय से कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार जीन का भी किसी भी बाह्य आकार या बाह्य रंग रूप से कोई भी संबंध नहीं होता है। जीन प्ररूप का संबंध खाली जीन की संरचना से होता है। जिस प्रकार से लक्षण प्ररूप का संबंध खाली पौधे के बाह्य लक्षण से होता है यानी बाह्य रंग रूप से होता है, उसी प्रकार जीनोटाइप या जीन प्ररूप का संबंध खाली जीनों की संरचना या संगठन यानी कि कंपोजिशन या कंपोनेंट से भी होता है। इसके अलावा आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि एक ही लक्षण प्ररूप वाले, ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है कि एक ही लक्षण प्ररूप वाले दो पौधों के जीन प्ररूप अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए लक्षण प्ररूप एक है, लक्षण जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि पौधा कैसा है? लाल है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? पौधे का लक्षण हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इसके जीन के लिए, तो लक्षण तो कैसा हो गया? लाल हो गया। तो लाल के लिए दो यहाँ पे जीन प्ररूप हो सकता है। एक तो कैपिटल आर हो सकता है और एक तो स्मॉल आर कैपिटल आर हो सकता है। मतलब कैपिटल आर के साथ यदि स्मॉल आर है तब भी वो पौधा कैसा कहलाएगा? तब भी वो लंबा पौधा कहलाएगा। और यदि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है तब भी वो लंबा पौधा कहलाएगा। बस शर्तें ये है कि वहाँ पे जो कैपिटल आर है यहाँ पे दोनों जीन समान है यानी समयुग्मजीय हैं, और वहाँ पे कैसा है
कि जीन जो है वो कैसे हैं, विषम युग्मजीय हैं। तो कोई एक लक्षण यदि है उसके लिए जीन प्रारूप या जीनों का संगठन अलग अलग हो सकता है। जैसा कि आप देख भी चुके हैं कि यदि हमारे पास पुष्प का रंग यदि लाल है तो उसी पुष्प के लाल रंग के लिए एक बार हम कैपिटल आर यानी समयुग्मजीय अवस्था भी हो सकती है और जीनों का संगठन विषम युग्मजीय भी हो सकता है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैपिटल आर समयुग्मजीय कहलाएगी और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे क्या कहलाएगा, विषम युग्मजीय कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने वही समझा रखा कि यदि कोई पैतृक पीढ़ी है उसमें समयुग्मजीय कोई लाल पौधा है तो उसका यदि जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल आर, तथा F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो विषम युग्मजीय होते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो लाल पुष्प प्राप्त होंगे ना उसका जो जीन प्रारूप होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो क्या है, एक संकर संकरण, दूसरा है द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। इन तीनों वर्ड का मतलब यहाँ पे आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि संकरण में इसी तरह तो होगा, या तो एक संकर संकरण होगा, या तो द्विसंकर संकरण होगा, या तो त्रिसंकर संकरण होता है। आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले तो यदि बात करते हैं एक संकर संकरण की, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का जो नियम है, वंशागति का जो नियम है वो हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि एक संकर संकरण की यदि बात करते हैं तो यहां पे इन तीनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक संकर संकरण का मतलब है कि जब दो ऐसे जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग एक विरोधी लक्षण मौजूद होते हैं, एक जोड़ी। आपको यह याद रखना है कि यदि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर यदि क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। अब यहां पे आप समझ सकते हैं कैसे। तो देखिए एक संकर संकरण क्या कहलाता है कि जब हम किसी एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में रख करके या आपस में ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकर को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक लक्षण लेना है, मतलब यहाँ पे लक्षण हमको कितना लेना है, खाली एक लक्षण लेना है और उसी एक लक्षण का विपरीत या विरोधी लक्षण, मतलब जो लक्षण हम एक लेंगे उसका एक विपरीत या विरोधी लक्षण भी हम साथ में लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम कोई भी लक्षण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक लक्षण हमने क्या लिया कि हमारे पास कोई भी मान लीजिए प्लांट है, कोई भी क्या है, मान लीजिए हमारे पास प्लांट है। अब बात करते हैं कि यदि इस प्लांट के लिए एक लक्षण हम लेते हैं तो वो एक लक्षण क्या है, मान लीजिए पौधे की हम हाइट लेते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग या ऊंचाई के अनुसार यदि हम कहें तो ऊंचाई के अनुसार यदि हम देखेंगे तो पौधा दो प्रकार से होगा। कुछ पौधे कैसे होंगे, कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, लंबे होंगे। वहीं कुछ पौधे कैसे होंगे, कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जो कि बौने होंगे, छोटे होंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने एक पौधा लिया जिसके लिए हमने लक्षण क्या लिया, लक्षण हमने यहाँ पे ऊंचाई लिया, मतलब यहाँ पे हमने लक्षण क्या लिया, हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एक लक्षण लिया कि पौधा कैसा है, पौधे को ऊंचाई के अनुसार हमने एक लक्षण लिया, पौधा कैसा है, लंबा है या तो कैसा है, बौना है। तो ऊंचाई कैसी होगी, या तो कुछ पौधे छोटे होंगे या तो लंबे होंगे, तो छोटे पौधों को हम बौने पौधे कहते हैं। तो लंबाई के लिए यहाँ पे मान लीजिए हम जो दोनों जीन लेंगे वो कैसे लेंगे, कैपिटल टी, और बौने पौधों के लिए हम क्या ले लेंगे, स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे हम आपस में इनका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे यानी संकरण कराएंगे। तो इस प्रकार का जो संकरण होता है ना वो एक संकर संकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि एक जोड़ी लक्षण यदि हम लें और उसका यदि कोई विपरीत या विरोधी लक्षणों को लें और उनमें यदि आपस में हम क्रॉस कराएं तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। एक बार पुनः समझ लीजिए एक संकर संकरण कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के यदि हम क्रॉस कराते हैं और उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है या उस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई एक लक्षण लेंगे हम और उस एक लक्षण के लिए उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे और उनके मध्य यदि आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे हमने लक्षण कितना लिया है, खाली एक लिया है। तो एक लक्षण को यदि हम लेंगे और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेकर के यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं द्विसंकर संकरण की तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि यदि मान लीजिए पौधे का एक लक्षण हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। तो यदि इसमें संकरण कराएंगे तो टाल पौधा है, पौधा लंबा है
और इसका यदि हम क्रॉस कराएं इसके विपरीत या विरोधी लक्षण मतलब कि ड्वार्फ यानी कि बौने पौधे से, तो इसका यदि आपस में क्रॉस कराएं तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहेंगे, क्योंकि यहां पे हमने लक्षण कितना लिया है, एक लिया है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि जो द्विसंकर संकरण होता है मतलब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको समझना है कि लक्षण यहां पे दो लेने पड़ेंगे, मतलब जब दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार का जो संकरण प्राप्त होता है वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे यहां पे हमने दो लक्षण लिया, यहां पे आप देख भी सकते हैं कि किसी भी पौधे के लिए यहां पे दो लक्षण लिया गया है। एक लक्षण क्या लिया गया है कि पौधे की ऊंचाई, और दूसरा लक्षण क्या लिया गया है, किसी भी पुष्प का रंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला लक्षण तो क्या हो गया, ऊंचाई, और दूसरा लक्षण क्या है, रंग यानी कि कलर। तो यहां पे आपको देखना है कि पहला लक्षण मान लीजिए कैसा है, पौधा कैसा है, लंबा है, तो एक साइड तो हमने लंबा पौधा ले लिया, और दूसरा लक्षण क्या है कि पुष्प का जो कलर है वो कैसा है, रेड है, मतलब पुष्प का कलर कैसा है, रेड है यानी कि लाल है। और इसका जब हम विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे तो पौधा यहाँ पे लंबा है, लंबे पौधे का यदि हम विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे या उल्टा लक्षण लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट, यानी टाल का उल्टा क्या होगा, ड्वार्फ होगा, मतलब लंबे पौधे का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बौने पौधे हो जाएंगे। वहीं यहाँ पे जो लाल रंग है इसका अपोजिट यदि हम ले लें सफेद रंग, तो यहाँ पे अब देखिए चूंकि लक्षण कितने हो गए, दो, तो दो लक्षणों को यदि हम लें और उनका यदि दोनों लक्षणों का विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी यदि हम लें और उनके मध्य यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक बार पुनः समझिए द्विसंकर संकरण यहाँ पे कि यहाँ पे दो लक्षण लेने हैं आपको, लक्षण कितने लेने हैं, दो लक्षण लेने हैं। उन दोनों लक्षणों में से आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए एक लक्षण क्या है कि पुष्प का रंग कैसा है, रेड है, और दूसरा क्या है कि पौधा कैसा है, टाल है, मतलब लंबा है। तो यहाँ पे हमने दो लक्षण तो ले लिए और इनका आप विरोधी या विपरीत लक्षण लेना है, तो रेड का उल्टा यहाँ पे हमने क्या ले लिया, व्हाइट ले लिया, और जो टाल पौधा है, पौधा लंबा है, इसका उल्टा हमने क्या ले लिया, ड्वार्फ। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब दो लक्षणों को हम लें और उन दोनों लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी साथ में लें और उनके मध्य यदि क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस व डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अंतर इन तीनों में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि खाली एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेते हैं और क्रॉस कराते हैं। द्विसंकर संकरण में क्या होता है कि दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं। अब सेम उसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए यदि हम बात करते हैं त्रिसंकर संकरण की, तो देखिए जो त्रिसंकर संकरण होता है ना, यानी कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें अब हम क्या करेंगे, तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे, मतलब तीन लक्षणों को हम लेंगे और साथ ही साथ उन तीनों लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी साथ में लेंगे और उनके मध्य यदि आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस या संकरण को हम क्या कहते हैं, त्रिसंकर संकरण यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये तीनों क्रॉस आपको याद रखने, क्योंकि मेंडल के जो तीनों के तीनों नियम है, चाहे वो मेंडल का डोमिनेंट या हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है, इसके अलावा जो मेंडल के सेग्रीगेशन का नियम है, तो यानी हम ये कह सकते हैं मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, और इसके अलावा जो मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, इन तीनों के तीनों नियम में जो कि वंशागति से संबंधित है, वंशागत से संबंधित जो मेंडल के तीनों नियम है, उन तीनों नियमों में यहाँ पे आपने जितने भी टर्मिनोलॉजी देखी है, हर एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, चाहे वो आपका सिंबल हो, चाहे वो आपका जीन प्ररूप या लक्षण प्ररूप हो, यानी कि जीनोटाइप या फिनोटाइप, इसके अलावा चाहे वो आपका लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप हो, इसके अलावा आपका चाहे समयुग्मजी व विषमयुग्मजी हो, और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इन तीनों क्रॉस में आपको अंतर समझना है। मेंडल के कुछ नियम में एक ही लक्षण लेना पड़ेगा और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेना पड़ेगा, और कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें दो लक्षण या उन दोनों लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षण लेने पड़ेंगे। तो मेंडल के जितने भी नियम हैं उनके लिए आपको सबसे पहले मेंडल से संबंधित या मेंडलवाद से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली है वो आपसे बनती चाहिए या बननी चाहिए। तो जब आपसे टर्मिनोलॉजी बनेगी तभी आपको मेंडल का नियम समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी टर्मिनोलॉजी से संबंधित तथ्य हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।